हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाई इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज आपका जो कल टॉपिक चल रहा था ग्रंथि और हार्मोन से संबंधित, आज उसी को थोड़ा आगे करते हैं। तो अगला हमारा है अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है वो आमाशय के थोड़ा सा नीचे पाया जाता है और इसकी ख़ास बात ये है, कई कंपटीशंस में पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती है। तो इसका यही आंसर होना चाहिए, अग्नाशय। तो आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि जो अग्नाशय होता है वो आंशिक रूप से अंतः तथा बाह्य ग्रंथि भी होती है। मैंने आपको कल बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उसमें कोई भी बाहर उसमें जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, और हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, खून में मिल जाते हैं, रक्त में मिल जाते हैं। जबकि जो एंजाइम होते हैं वो ट्यूब में जाते हैं, उसके बाद शरीर में मिलते हैं। एक ट्यूब लगी होती है, उसमें मिलते हैं। ठीक है। तो जो अग्नाशय होता है वो दो हार्मोन निकालता है। यह ग्रंथि दो हार्मोन निकालती है, इंसुलिन तथा ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन निकलते हैं इससे। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। हाँ, और अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज कहा जाता है और इससे एक एंजाइम भी निकलता है जिसको कहते हैं पैंक्रिएटिक अमाइलेज। तो मैंने आपको बता दिया कि वह ग्रंथि जिससे एंजाइम का स्राव होता है उसे हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और जिससे हार्मोन निकलते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो अग्नाशय से दोनों चीज़ें निकलती हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिए। अगला है इंसुलिन। हम देखेंगे अब इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का काम है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखने का काम होता है। यदि आवश्यकता से अधिक शर्करा की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में जमा करता है। ठीक है। इसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज़ नामक बीमारी हो जाती है। अब ध्यान रखेंगे, इंसुलिन जो होता है वो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है या फिर मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। और जब शरीर में ज़्यादा शर्करा हो जाती है तो ये अपने आप से ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होने लगता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर हमारे लीवर में इकट्ठा करता रहता है। अब देखेंगे ग्लूकागोन का काम क्या है। यह हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए उत्तेजित करता है। जब कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है तो ग्लूकागोन हार्मोन वापस से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। अब नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्रंथि। अब यह ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि के दोनों तरफ दो दो की संख्या क्या है जो हमने बताई थी आपको, जिसकी कमी, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और इसकी कमी से घोंघा या गोइटर नामक रोग हो जाता है। तो ये थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है और इसके दोनों तरफ दो दो की संख्या पाई जाती है, पैराथायराइड ग्रंथि। इससे जो हार्मोन निकलता है वह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखता है। इसको भी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं। जो पैराथायराइड ग्रंथि है, इससे जो हार्मोन निकलता है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा कंकाल तंत्र। ठीक, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। जो अंग किसी जीव का ढांचा बनाते हैं उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है। किसी जीव का जो ढांचा होता है उसे हम उसका कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य मतलब शरीर का बाहरी सतह, वो बाह्य कंकाल तंत्र हो गया। इसमें लिखा भी है, यह शरीर का बाहरी सतह बनाता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय, मीसोडर्म या एक्टोडर्म से होती है। अब इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं, उदाहरण देखेंगे इसके बाह्य कंकाल तंत्र के। जैसे कि स्तनधारियों के बाल हो गए, हमारे शरीर पे जो बाल होते हैं वो बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण है। मछलियों के सल्क, मछलियों के ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण है। पक्षियों के ऊपर उनके शरीर पर जो पंख या पर पाए जाते हैं वो बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण होता है। और कछुओं के ऊपर जो कवच होता है, कछुए के ऊपर का कवच जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, वो भी उसका बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे, जो कंकाल तंत्र शरीर के बाहर दिखता है उसे हम बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। अगला है अंतः कंकाल तंत्र। अब ये सीधी सी बात, यह शरीर के अंदर पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति भी मीसोडर्म से ही होती है। यह सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। कशेरुकी का मतलब क्या होता है? कशेरुकी का मतलब वो जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है। तो किसी भी जीव के जो शरीर का मुख्य ढांचा होता है वो इसी से बना होता है। और
अंतःकंकाल तंत्र के दो घटक हैं, दो चीज़ों से मिलकर बनता है, अस्थि और उपास्थि। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अस्थि और उपास्थि के बारे में, फिर भी देखते हैं थोड़ा इसको डिटेल से। अस्थि और उपास्थि क्या होता है? अस्थि एक संयोजी ऊतक है, अस्थि या फिर हड्डी कह लो, एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है जो शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करे। यह ठोस, कठोर एवं मजबूत होता है। अस्थि कैसी होती है? ठोस, कठोर एवं मजबूत। इसकी कठोरता का कारण क्या है? इसकी कठोरता का कारण है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति। कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण हमारी अस्थियां या हड्डियां कठोर होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं उपास्थि। उपास्थि क्या है? ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, जोड़ने का काम ये भी करता है। यह अर्ध ठोस होता है, ये एकदम से ठोस नहीं होता है, पारदर्शक होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है, और लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अब आप देख सकते हो आपके शरीर में, जैसे नाक का अगला भाग हो गया, कान का पिन्ना, पिन्ना मतलब जो हिस्सा आपका कान का बाहर होता है, इसको आप पकड़ के मोड़ सकते हैं, ये उपास्थि से ही बना होता है। अब आप वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं और उपास्थि और अस्थि को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है, देखते हैं अगला। कंकाल तंत्र के कार्य क्या हैं? कंकाल तंत्र का काम क्या है? शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति देता है। देखिए, अलग अलग जानवरों का कंकाल अलग अलग तरीके का होता है, इसी वजह से उनका आकार और आकृति अलग अलग होती है। फिर है अगला, यह शरीर को सहारा देता है। अगर आपके शरीर में अस्थियां ना हो तो आपका शरीर कुछ नहीं कर सकता, एक मांस का लूथड़ा बन के एक जगह पड़ा रहेगा। ठीक है, और क्या करता है? जो कंकाल होता है शरीर के अंदरूनी अंगों की रक्षा करता है। जैसे मान लीजिए आपकी चेस्ट है, उसके अंदर जो भी डेलिकेट्स ऑर्गन्स हैं उनको रक्षा करने का काम कंकाल तंत्र ही करता है। अब हम देखेंगे मनुष्य के कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, मनुष्य का कंकाल तंत्र निम्नलिखित अंगों से बनता है, जैसे खोपड़ी हो गई, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड का मतलब हो गया रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ हो गई, अंश मेखला, श्रोणि मेखला, अग्रपाद, पश्चपाद मतलब हाथ पैर। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। किस प्रकार से हैं हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे शरीर का भाग है हमारा सिर, अंतः कंकाल का भाग खोपड़ी इसमें हो गया। ठीक, क्षेत्र कपाल, कपाल मतलब सिर का ऊपर का हिस्सा, इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। आप इनकी संख्या याद रखेंगे, कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, जो सिर में ऊपर, सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा उसे कपाल कहेंगे। ठीक है, चेहरा, चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, कान में 6 हड्डियाँ, दोनों कानों को मिला के 6 हड्डियाँ होती हैं, और हाइड 1 हड्डी होती है। फिर वक्ष की बात करते हैं तो इसमें स्टर्नम जो बीच की हड्डी होती है वो 1 होती है, और पसलियाँ 24 होती हैं। आपको पसलियों की संख्या याद रखनी है, 24 होती है। ठीक है, कई कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया कि सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? कपाल में 8 होती हैं, चेहरे में 14 होती हैं, कान में 6 और पसलियों की संख्या 24 होती है। ऐसे ही पीठ में जो कशेरुक दंड होता है उसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। ऐसे ही वक्ष में अंश मेखला जो होती है उसमें 4 हड्डियाँ होती हैं। आगे देखें कूला, कूला में श्रोणि मेखला नामक कंकाल का भाग होता है और इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। इसी प्रकार अग्रपाद मतलब हमारी जो हाथ हो गया, उसमें ऊपर की जो बाँह होती है उसमें ह्यूमरस नाम की हड्डी होती है, 2 हड्डियाँ होती हैं। ह्यूमरस जो आपके कंधे से कोहनी तक होती है। फिर अग्रबाहु, कोहनी से हाथ तक, पंजे तक की या कलाई तक की कह सकते हैं, कलाई से थोड़ा पीछे, इसमें भी 2 हड्डियाँ होती हैं, रेडियस और अल्ना। आप पकड़ के अगर अपना हाथ देखेंगे तो आपको 2 हड्डियाँ महसूस होंगी, रेडियस और अल्ना। नाम भी याद रखेंगे, रेडियस और अल्ना कोहनी से कलाई तक की हड्डी को कहते हैं, और कोहनी से कंधे तक की हड्डी को कहते हैं ह्यूमरस। ऐसे ही कलाई में कार्पल्स नामक हड्डियाँ होती हैं जिनकी संख्या 16 होती है। ठीक, इसी प्रकार हथेली, हथेली में मेटाकार्पस होता है, उसमें 10 होती हैं। उंगलियां, उंगलियों में जो फेलेजेंस होता है उनकी संख्या 28 होती है। दोनों हाथों की मिला के बताया जा रहा है। ऐसे ही पश्चपाद, जांग या फीमर, जांग में जो हड्डी होती है, फीमर ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी होती है, तो 2 हो गई फीमर, दोनों टांगों की बात हो रही है। ऐसे ही पिंडली, पीछे की हड्डी जो होती है उसमें जांग के पीछे, उसको कहते हैं टीबिया और फेबुला, ये भी 2 होती हैं दोनों पैरों में, 4 हो गई। घुटना, घुटना को कहते हैं पटेला, ये भी 2 होते हैं। इसी प्रकार टखना, टॉर्सल में 14 हड्डियाँ, तलवे में 10 हड्डियाँ और उंगलियाँ पैरों की, इनमें भी 28, तो टोटल आपका हो गया 26। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम देखेंगे संधि क्या होती है। वह स्थान जहाँ अस्थियाँ आपस में मिलती हैं।
मतलब वह स्थान शरीर में जहाँ आपकी हड्डियाँ आपस में ज्वाइंट होती हैं उसे संधि कहते हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और अचल संधि। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है पूर्ण संधि। इनमें गति विभिन्न दिशाओं में होती है, ठीक है, अलग अलग दिशा में हम गति कर सकते हैं। इनके सिरों पर उपास्थि एवं जोड़ों पर लिगामेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनके सिरों पर उपास्थि एवं जोड़ों पर लिगामेंट्स पाए जाते हैं, ठीक। सिरे जो होते हैं हड्डियों के उनमें उपास्थि और लिगामेंट्स पाए जाते हैं जोड़ों पर। पहला है, ये निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका संधि का क्या मतलब है? इसमें जो हड्डी होती है आपकी उसका एक सिरा गोल होता है गेंद की तरह। अगर आपने ऐसे बेयरिंग वगैरह देखी हो, कई जॉइंट ऐसे होते हैं, आप मशीन के पार्ट्स देखें, कई मशीनों में ऐसे होते हैं कि उसमें एक आगे की तरफ एक बॉल जैसी लगी होती है और दूसरा हिस्से में एक गुहा होती है जो कि उस हिस्से में फंसी हुई होती है। आप उदाहरण के लिए इसमें समझें, जैसे ह्यूमरस, आपकी जो पैर की जांघ की हड्डी है और हाथ की हड्डी है ह्यूमरस, और जो पैर की हड्डी है फीमर, ये जो हड्डियाँ कूल्हे में जब फंसी होती हैं तो इसका एक हिस्सा ऊपरी गेंद जैसा होता है और दूसरी हड्डी का हिस्सा उसमें बॉल बियरिंग, जैसे हम कह सकते हैं, बॉल बियरिंग की तरह फंसी होती हैं। तो ये क्या करती हैं, पूरी हर एक आगे पीछे विभिन्न दिशाओं में घूम सकती हैं। अब है हिंज संधि। हिंज का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा आपका दरवाज़ा होता है, तो दरवाजे में जो कब्जे लगे होते हैं इसमें क्या होता है, एक ही दिशा में गति कर सकता है आपका दरवाज़ा, उतना ही खुलेगा और उतना ही बंद होगा। आप ये कहो कि मैं उसको पीछे और घुमा दूँ तो वो नहीं घूम सकता। कहने का मतलब हुआ हिंज संधि जहाँ होगी वो एक ही दिशा में गति होती है। तो हिंज संधि आपके शरीर में कहाँ होती है? आपकी कोहनी और घुटने में। आप अपने कोहनी और घुटने को एक ही दिशा में उतना ही खोल सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो कि आप पीछे की तरफ भी उसको खोल दें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हिंज संधि, हिंज का मतलब होता है कब्जा, कब्जे वाली संधि है कोहनी और घुटने में। अब है खूंटी संधि। खूंटी संधि का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है, हड्डी का एक सिरा नुकीला होता है एवं दूसरी अस्थि का सिरा गुहा के आकार का होता है, ठीक है। मतलब दूसरी हड्डी उस खूंटी में फंसी हुई होती है। उदाहरण के लिए एटलस एवं द्वितीय कशेरुक, मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं इनमें सब में ऐसी संधि पाई जाती है। अब फिसलन या ग्लाइडिंग संधि क्या होती है? इसमें जो अस्थियाँ होती हैं एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, एक दूसरे के ऊपर हड्डियाँ फिसलती हैं, पूर्ण घूर्णन करती हैं। जैसे कि आपके हाथ में रेडियस अल्ना है और हथेली की कार्पल्स हड्डियाँ हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, फिसलती रहती हैं, ठीक। तो इस प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं पूर्ण संधि के अंतर्गत। ये सारे के सारे पूर्ण संधि के उदाहरण थे। अब आगे देखते हैं सैडल संधि। इसी में है एक और, पूर्ण संधि में ही सैडल संधि। इसमें क्या होता है, इसमें अस्थियां सिर्फ एक दिशा में घूमती हैं परंतु वे घूर्णन नहीं करती हैं। घूमती हैं लेकिन आप ये कहो कि मैं पूरा वहीं गोल गोल घुमा लूँ, वो नहीं हो सकता। जैसे कि अंगूठे की हड्डी है आपकी, पूरी दिशा में एक दिशा में घूम जाएगी, लेकिन आप ये कहो कि मैं उसको गोल गोल वहीं घुमा दूँ पूरी हड्डी, वो नहीं घूम सकती, ठीक। जैसे आप हाथ अपना पूरा घुमा सकते हो, घूर्णन कर सकता है कंधे से लेकर, ठीक है, लेकिन ये अंगूठा वैसे घूर्णन नहीं कर सकता। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।